आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चिंटू और मिंटू की बड़ी बड़ी बातों में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज राहुल गांधी जी आए हुए हैं हमारे शो में और राहुल गांधी जी आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, उत्साहवर्धन भी करेंगे। तो राहुल गांधी जी को हमारे शो में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी, आप कुछ बोलिए चिंटू और मिंटू के बारे में। जरूर, चिंटू और मिंटू के मैंने वीडियो देखे हैं। चिंटू और मिंटू की जो नॉलेज है, उनके जो कंसेप्ट हैं, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हैं और काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं इतना आसान तरीके से, इतनी आसान लैंग्वेज के अंदर। ये काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं चिंटू और मिंटू को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस नेक काम को वो जारी रखेंगे आगे भी और इसी तरीके से बच्चों को आगे पढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ में मैं चिंटू और मिंटू का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि चिंटू और मिंटू इसी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ इस काम को करते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे, प्रकाश फैलाते रहेंगे और मानवता का कल्याण करते रहेंगे। राहुल गांधी जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास दिखाया। इस विश्वास को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने पूरे प्रयास करेंगे ज्ञान को फैलाने के लिए। राहुल गांधी जी, आपके हमारे शो में आने से हम बड़े खुश हैं, बड़े अभिभूत हैं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का। इसी तरीके की सकारात्मकता के साथ अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बड़ा चैप्टर है तो इसको मल्टीपल पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चिंटू मिंटू, आप दोनों में से कौन बताना चाहेगा सैलिएंट फीचर्स के बारे में, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? हालांकि काफ़ी ज़्यादा है सैलिएंट फीचर्स, तो आप किसी भी तरह से बता सकते हो, 1 बाई 1, या फिर पहले पूरा एक साथ बता के एंड देन फिर 1 बाई 1 आप कन्वे कर सकते हो। जरूर मास्टर जी। तो सबसे पहले मैं एक बार एक साथ सारे फीचर्स बता देता हूँ, फिर मैं और चिंटू मिलके 1 बाई 1 उनको डिस्क्राइब भी कर देंगे, सभी फीचर्स को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, मैं फीचर्स बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो फीचर है वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी लंबा लिखा हुआ संविधान है हमारा, ये पहला फीचर है हमारे संविधान का। दूसरा फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस इसके डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। तीसरा जो इसका फीचर है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, कि हमारा संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और हम जानेंगे कैसे ये रिजिड है और कैसे ये फ्लेक्सिबल है। कौन से प्रोविजंस है वो रिजिडिटी को बताते हैं, कौन से प्रोविजंस हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को बताते हैं। फिर जो फोर्थ नंबर पे हमारा फीचर है वो है हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बायस है, जिसे कि हम क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। तो फेडरल सिस्टम होते हुए यूनिटरी बायस है, मतलब हमारी कंट्री क्वासी फेडरल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक फीचर है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है, ये भी हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है 5वें नंबर का। 6ठे नंबर का फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियली सुप्रीमेसी का। 7वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ पे है। 8वां फीचर मैं बताना चाहूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। 9वां फीचर मैं बताना चाहूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ, 11वां सैलिएंट फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो हमारा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है और हमारे यहाँ पे पॉजिटिव काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। 12वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। 13वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ पे प्रोविजन है। 14वां फीचर में बताना चाहूँ तो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जिसके रिगार्डिंग भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे। 15वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ पे। 16वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 17वां फीचर बताना चाहूँ तो ये कुछ फीचर जो है बाद में जोड़े गए हैं डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू। तो 17वां फीचर यदि मैं बताना चाहूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे यहाँ पे हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको कि अब हम डिस्क्राइब करेंगे। वेरी गुड मिंटू, वेरी गुड। क्या तुमने एकदम संक्षिप्त में बताया है सभी जो फीचर्स हैं उनको। अब इनको आपको डिस्क्राइब करना है, इनको एक्सप्लेन करना है आप दोनों को मिलके। बिल्कुल मास्टर जी, अब हम 1 बाई 1 सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। कुछ फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ फीचर्स मिंटू एक्सप्लेन करेगा। जो पॉइंट्स मुझसे छूट जाएंगे किसी फीचर के अंदर तो उनको मिंटू बता देगा। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली हम पूरा कवर कर लेंगे, और यदि मिंटू से कुछ पॉइंट छूट जाएंगे जब वो डिस्क्राइब कर रहा होगा तो उन पॉइंट्स को मैं बता दूंगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो फीचर है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक रिटन एक अनरिटन। लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड जितने भी है उसमें सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। क्यों है इतना लेंथी ये? क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है, काफ़ी चीज़ें इसमें इलोबोरेट की गई हैं और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ये। तो ओरिजिनली 1949 के अंदर, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डिटेल्ड है ये और कितना रिटर्न है और कितना लेंथी है ये। तो ओरिजिनली 1949 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। राइट नाउ प्रेजेंटली मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 से मैं डाटा ले रहा हूँ, तो वहाँ पे 470 आर्टिकल्स थे, 470 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। इनिशियली में 22 पार्ट्स थे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। तो मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ इनिशियली में 1949 में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। 2019 में अब हो चुके हैं 470 आर्टिकल्स, 2019 का बता रहा हूँ मैं, 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद में अब तक 20 जो आर्टिकल्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है और 95 आर्टिकल्स जोड़े गए हैं 2019 तक, और 4 शेड्यूल्स भी जोड़े गए हैं जिनके बारे में कि आपको पता है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। चिंटू ने काफ़ी ज़्यादा सही एक्सप्लेन किया। अब मैं रीजन बता देता हूँ कि इतना बड़ा क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पीछे के रीजन बता देता हूँ। तो एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, काफ़ी वास्टनेस है हमारी कंट्री, काफ़ी बड़ी है हमारी कंट्री, लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारी कंट्री रखती है। तो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बना है वो भी काफ़ी बड़ा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी सारे प्रोविजन लिए गए हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि अपने आप में काफ़ी बल्कि एक्ट था। तो काफ़ी प्रोविजन वहाँ से लिए गए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि बना। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सेंटर और स्टेट्स के लिए, तो इस वजह से भी ये काफ़ी बल्कि है। साथ ही साथ में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो बनाने वाले थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग थे उसमें काफ़ी लोग लीगल एक्सपर्ट्स थे, लॉयर्स थे, तो उन्होंने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखा है। इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बल्कि हो गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतना बड़ा होने का एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो मैटर्स है वो केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और एस्टेब्लिश जो पॉलिटिकल कन्वेंशंस है उसके ऊपर छोड़ दिए गए हैं, बल्कि जबकि हमारी कंट्री में उनके रिगार्डिंग भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को लिखा गया है। इस वजह से भी बल्कि हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है चिंटू और मिंटू कि लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। अब आप नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलिए, और जो नेक्स्ट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मास्टर जी, इस फीचर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए गए हैं, एज वेल एज काफ़ी सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए गए हैं। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने बोला भी था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया है रैंक शैकल करके ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो काफ़ी हद तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिलोसॉफिकल जो पार्ट है लाइक फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की यदि हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने अमेरिका से लिए हैं और डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यदि हम पॉलिटिकल पार्ट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पॉलिटिकल पार्ट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये हमने लार्जली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो वेरियस कंट्रीज से लिए गए हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट प्रोविजंस लिए गए हैं। मिंटू ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं फर्दर इसमें कुछ और बता दूं कि जो फेडरल स्कीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जुडिशरी है, गवर्नर्स है ना, एंड इमरजेंसी पावर्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो मोस्ट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो कहाँ से ली गई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी सारे प्रोविजंस हमने लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बताया जाता है कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडेंटिकल है, एक तरह से आइडेंटिकल है, किससे, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। वेरी गुड चिंटू मिंटू, आपने काफ़ी अच्छे से जो सेकंड फीचर है ना वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजंस हैं वो वेरियस सोर्सेज से लिए गए हैं। अब आपको जो थर्ड नंबर का फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इसके ऊपर बात करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। मास्टर जी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वर्ल्ड वाइड उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि वहाँ पे अमेंडमेंट वगैरह करना काफ़ी टफ है। वहीं पे यदि हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब है कि वहाँ पे काफ़ी आसानी से अमेंडमेंट्स वगैरह किए जा सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं उसी तरह से अमेंडमेंट भी हो सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है।
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं काफ़ी आसानी से बदले जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। वहीं पे काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं उनको बदलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इतना आसानी से नहीं होता है वो, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे टफ होता है। आर्टिकल 368 काफ़ी हद तक इस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड रहेगा। तो इसके थ्रू काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड किया जाता है। इसमें जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी 2 टाइप की स्पेशल मेजोरिटीज होती हैं। एक में स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में होती है, जिसमें कि ईच हाउस के अंदर प्रेजेंट और वोटिंग जो लोग कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, 2/3 उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस की भी मेजोरिटी होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो है प्रोविजंस अमेंड किए जाते हैं, उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ तो रहती है पार्लियामेंट में, साथ ही साथ में रेटिफिकेशन बाई हाफ स्टेट्स भी जरूरी होता है ना। तो हाफ जो स्टेट्स हैं, टोटल जो स्टेट्स हैं उसमें से हाफ स्टेट्स रेटिफाई करें, ये भी जरूरी होता है। तो ये दोनों टाइप के जो मेजोरिटीज हैं इनके थ्रू काफ़ी सारे प्रोविजंस को अमेंड किया जाता है। मतलब काफ़ी सारे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए इन 2 टाइप्स की मेजोरिटी को यूज में लिया जाता है, जो कि काफ़ी टफ है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाती है। वहीं पे काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है अमेंड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। इसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, इस टाइप के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे प्रोविजंस को बदलने के लिए काफ़ी टफ प्रोसेस होता है, काफ़ी मुश्किल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और काफ़ी सारे जो हमारे प्रोविजंस हैं उनको काफ़ी आसानी से सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में बदला जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मिंटू, तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है और पूरी तरह से बता दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, और काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 सैलिएंट फीचर्स को जाना है। ये 3 सैलिएंट फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है इसमें लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और जो थर्ड फीचर था वो था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इनको देख लिया। आने वाले लेक्चर में अब हम फर्दर जो फीचर्स हैं उनको भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे चिंटू और मिंटू से। अब मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो चिंटू और मिंटू के लिए 2 शब्द कहें और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। चिंटू और मिंटू, जिस तरह से सैलिएंट फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारा जो यूथ है उसको काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ चिंटू और मिंटू को उनके उज्जवल भविष्य के लिए। आप सब भी चिंटू और मिंटू को शुभकामनाएं दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस करके। धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे शो में आए और हमारा उत्साह उन्होंने बढ़ाया, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी वो हमारे शो में इसी प्रकार से आते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।